जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना मोहंती यादव आज लेकर आया हूँ सेफ डायरेक्टेड सीरीज का 10वां भाग। जैसा कि पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि जुलाई 15 से 18 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सोइसन्स की लड़ाई में जर्मन टैंकों को काफ़ी नुकसान हुआ था और बहुत बड़ी लेवल पर सफलता हाथ लगी थी। लेकिन इसी घटना के बाद जर्मन हाई कमांड ने डिसाइड किया था कि सभी टैंकों को क्राउन प्रिंस विल्हेम के अंडर कमांड एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए और उनके एक नए प्लान के अनुसार इनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या युद्ध के माहौल में इन सभी टैंकों को एक जगह इकट्ठा करना संभव था? नहीं, क्योंकि लड़ाई के दौरान बहुत सारे टैंक नष्ट हो गए थे और इसके अलावा बचे हुए टैंक अंडर रिपेयर कंडीशंस में थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी अपने आप में एक प्रॉब्लम था। इसलिए यह डिसाइड किया गया कि सभी टैंकों को एक जगह नहीं लाया जाएगा, बल्कि यूनिट 1, 15 और 16 जो कि उस समय सार्लेरोय में थी और यूनिट 11 और 13 जो कि 17वीं आर्मी के साथ टर्निंग कर रही थी, उन्हें ही अंडर कमांड करके एक जगह इकट्ठा करने का डिसीजन लिया गया। सबसे पहले यूनिट 11, 15 और 16 को 29 सितंबर को 14वीं रिजर्व कोर्प्स के साथ में कैम्ब्राई के नॉर्थ में ब्रिटिश एडवांस को रोकने के लिए लगाया गया और लगभग एक वीक तक सभी टैंक असेंबली एरिया में ब्रिटिश टैंक का वेट करते रहे और इसी दौरान 4 टैंक ब्रिटिश आर्टिलरी फायर से बर्बाद भी हो गए। असेंबली एरिया वह एरिया होता है जहां पर फोर्सेज एक्चुअल वार पोजीशन में एडवांस करने से पहले असेंबल होती हैं। एक्चुअल लड़ाई कैम्ब्राई में 8 अक्टूबर को हुई, जिसमें 2 ब्रिटिश टैंक डैमेज हुए जबकि 6 जर्मन बूटी टैंक भी बर्बाद हो गए। इसी बीच में यूनिट 1 और 13 को कैम्ब्राई के नॉर्थ में डिप्लॉय किया गया था, जहां पर यूनिट 1 के पास प्योर जर्मन मेड A7V टैंक थे, जबकि यूनिट 13 के पास में बूटी टैंक्स थे। जहां एक तरफ प्योर जर्मन मेड A7V टैंकों के सारे यूनिट 1 ने शानदार काम किया और ब्रिटिश लाइंस में भी घुस गए, वहीं पर यूनिट 13 जो कि बूटी टैंकों से युक्त थी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। उसके 2 टैंकों में आग लग गई और तीसरा जो टैंक था उसमें गियर एंड क्लच प्रॉब्लम के चलते उस टैंक को युद्ध एरिया में ही छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे वर्ल्ड वार अपने आखिरी मुकाम की तरफ बढ़ रहा था और यूनिट 13 का आखिरी और जर्मन टैंकों का वर्ल्ड वार फर्स्ट में संभवतः आखिरी ऑपरेशन वेलेंसियंस एरिया में कनाडियन और ब्रिटिश ट्रुप्स के खिलाफ 1 नवंबर 1918 को हुआ, जहां पर यूनिट 12, 13 और 14 के 4 बूटी टैंकों के सहारे जर्मन्स ने वेलेंसियंस टाउन के साउथ ईस्ट एरिया के बाहरी इलाके कुर्जिस में अटैक किया, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल नहीं हो सका। ब्रिटिशर्स ने 2 जर्मन टैंकों को आर्टिलरी फायर से बर्बाद कर दिया, जबकि अन्य 2 जर्मन टैंकों को कैप्चर कर लिया। इस तरह से यूनिट 13 के सभी टैंक बर्बाद हो गए और यूनिट 13 बिना किसी टैंक के ही बची। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार को जर्मनी लगभग हार चुका था और सैनिकों में असंतोष, निराशा बढ़ने लगी थी। सैनिक एक ऐसे युद्ध को जिसे कि ऑलरेडी हारा जा चुका था, अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे। यूनिट 13 को टैंक ना होने के चलते वापस जर्मनी भेज दिया गया था। कई जगह पर सैनिकों ने विद्रोह किया, जिनमें से कील एक प्रमुख स्थान था जहां सैनिक विद्रोह हुआ था। इसको शुरू में कोर्ट मार्शल करके या कुछ जवानों को सजा दे करके संभालने की कोशिश की गई, लेकिन हालात विकट होते चले गए। ऐसे हालात में जर्मन गवर्नमेंट ने एक डिफेंस एक्सपर्ट गुस्ताव नोस को हालात को संभालने के लिए भेजा, जिसने कील में जवानों को समझा बुझा हालात को शांत किया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, देश भर में क्रांतिकारी भावनाएं फैल गई थी। जवानों ने कील में गुस्ताव को गवर्नर भी नियुक्त किया। इसी दौरान यूनिट 13 ने भी अपना सोलिडेरिटी दिखाते हुए सैप को अपना कमांडर नियुक्त किया या चेयरमैन नियुक्त किया। लेकिन 16 नवंबर को ही सैप की यूनिट को म्यूनिख भेज दिया गया और जहां से उसे जल्द ही डिसबैंड कर दिया गया और सैप को वापस 20 नवंबर 1918 को सैप को वापस 7th बावेरियन फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट को भेज दिया गया, जहां से उसे 26 मार्च 1919 को एक एनसीओ ग्रुप में डिस्चार्ज करके वापस उसके जन्म स्थान हावेंजेन भेज दिया गया। दोस्तों, सैप के जन्म से लेकर के उसके फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसके रोल को लेकर के कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और इस वर्ल्ड वार के बाद सैप का एक नए रूप में आगमन होता है, जो मैं आपको अगले भागों में बताऊंगा। इसी के साथ मैं इस भाग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।